आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 का वो दिन जिस दिन सीआरपीएफ के काफिले पर एक 300 किलोग्राम आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी आकर टकराती है। हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। 40 सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने पर एक ब्लैक डे के रूप में पूरे देश में कोहराम मचता है, जिसका रिटेलिएशन भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक लेकर किया जाता है। लेकिन उस घटना के 2019 की घटना है, 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 4 साल निकल जाने के बाद एक व्यक्ति बाहर आते हैं। नाम है इनका सत्यपाल मलिक। ये कौन है सेशन के दौरान तो पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बता दूं कि जिस समय जम्मू कश्मीर में पुलवामा हुआ हमला था, उस समय ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। उस समय जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अभी वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। तत्कालीन गवर्नर के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ आरोप लगाए गए हैं। आरोप कहां लगाए गए हैं? एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में। कौन से न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है? द वायर नाम से एक न्यूज वेबसाइट है, द वायर। वहां पर इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। अपने इंटरव्यू में इन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा और एक एक किरदार से आपका परिचय कराऊंगा और यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने बीजेपी वर्सेस अपोजिशन कर दिया है। पहले आप थोड़ी सी ब्रीफिंग इतनी सी जान लीजिए। गवर्नर जो कि किसी भी राज्य में केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव होता है, केंद्र सरकार गवर्नर को नियुक्त करती ही इसलिए है कि यह हमारा आदमी है। हमारा आदमी है से मतलब है कि यह जाएगा और फिर केंद्र को वहां की सूचनाएं देगा। और सच्चाई भी यही है। भारत के अंदर राष्ट्रपति और गवर्नर ये दे जूरे हेड हैं। यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो देश के अंदर राष्ट्रपति होने को राष्ट्र का प्रधान है, सबसे बड़ा व्यक्ति देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, लेकिन वो दी ज्यूरे हेड है, यानी कि उसके पास में वो पावर नहीं है जो डी फैक्टो हेड, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास है। यानी प्राइम मिनिस्टर भारतीय लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था होने के कारण ज्यादा प्रभावशाली पद है इन कंपैरिजन टू राष्ट्रपति। सिमिलरली किसी राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर पावरफुल पद है इन कंपैरिजन टू गवर्नर। लेकिन राज्यों को हम लोग जिस प्रकार की संघीय व्यवस्था में रहते हैं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन को बरकरार रखने के लिए राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ताकि वो गवर्नर उस राज्य का भी नहीं होता। जिस राज्य में नियुक्ति की जाती है उस राज्य का भी वो व्यक्ति नहीं होता है, वो दूसरे राज्य का होता है। क्यों? क्योंकि उस राज्य में जाकर, जिस राज्य में उन्हें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, वो वहां जाकर उस राज्य में चल रही तमाम प्रकार की घटनाओं को केंद्र को सूचित करता रहे। तो यह बात भारत की जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको बनाए रखने के लिए की गई। ठीक है। ये आप सबको, अगर अभी तक भारतीय राज्य व्यवस्था का थोड़ा भी नॉलेज आपको हुआ हो तो यह तरीका है और आज भी इसी प्रकार से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। ठीक है साहब। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले सत्यपाल मलिक को भेजा गया था जम्मू कश्मीर राज्य में, राष्ट्रपति शासन जब चल रहा था उस समय पर गवर्नर बनाकर। गवर्नर का मतलब केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। इनके काल में वहां पर पुलवामा अटैक होता है 2019 में। उस पुलवामा अटैक पर ये 4 साल बाद बोले हैं। क्या बोले हैं आज के सेशन में बताते हैं। उनको कोई जानकारी नहीं, कोई इनफॉर्म अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे। प्रधानमंत्री who presents himself as being well informed and knowledgeable, आप कह रहे हैं is ill informed. Of course he is. मुझे तो अभी भी लगता है उनको बहुत ill informed का मतलब हुआ ignorant. Ignorant means ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इल इन्फॉर्म्ड है, यानी उनके पास कोई सूचना ही नहीं है कश्मीर के मामले में। अगर केंद्र की कश्मीर पॉलिसी देखें तो कौन सी सरकार ठीक थी? बेस्ट
इस नरेंद्र मोदी सरकार 80,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट के लिए दिया, स्पेशल पैकेज टू कश्मीर, जिसका आधा ही ये लोग खर्च कर पाए। हम आइडेंटिफाई करा के सब प्रोजेक्ट से काम शुरू कर रहे हैं। आप बिना डाउट कह रहे हैं कि पूरे कश्मीर के लिए सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार। बिल्कुल बिना, देखिए, एज फार एज द utterances are concerned, reading is concerned, Atalji was very good. But as far as the vision and practicality, Narendra Modi is the best. आगे बोलेंगे, इसके आगे हम सारी बातें बताएंगे। अब जिस 370 को हटाने की बात चल रही है, वो 370 क्या है, अगर आपको उसके बारे में जानना है, आर्टिकल 370 क्या है, क्या उसकी कहानी है, अगर आपको ये सब जानना है तो मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूं। रिकमेंडेशन है कुकू एफएम पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए पिन कर दिया है। साथियों, ये एक प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये दोगलापन नाम से एक बुक है ना। अब इस बुक को मुझे पढ़ने में, ये अश्नीर ग्रोवर की मतलब काफी ज्यादा डिमांड में है बुक ये वाली। अब मान लो कि मुझे इस बुक को पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए अपना एक समय लगाना पड़ेगा, टाइम ड्यूरेशन लगाना पड़ेगा इसको देखकर पढ़ने के लिए। लेकिन इसी बीच में अगर मैं इसी ऑडियो बुक को कुकू एफएम पर सुनूंगा ना, तो वो बहुत कम समय में और काम और भी करते करते, क्योंकि वो कोई सुनाने वाला बैठा हुआ है जो मुझे ऑडियो बुक सुना रहा है, तो ये बहुत फ्रूटफुल साबित होती है। ठीक ऐसे ही एक और मैं आपको बुक दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए थिंक एंड ग्रो रिच करके बुक है, बहुत अच्छी नेपोलियन हिल की बुक है। अगर मान लो कि इस बहुत अच्छी मतलब बुक को मैं आप लोगों के साथ में साझा करूं, तो इस ऑडियो बुक के साझा करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि इस बुक को पढ़ते समय मैं मल्टीटास्किंग रह सकता हूं। कन्वीनियंस ऐसा कि मैं चाहे कोई भी काम कर रहा हूं, चाहे मैं जॉगिंग कर रहा हूं, चाहे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, चाहे मैं ड्राइव पर कर रहा हूं, गाड़ी में चला लिया एफएम की तरह, तो ये ऑडियो बुक को बुक का सप्लीमेंट समझा गया है। आपके लिए यह प्लेटफॉर्म आपको बहुत फ्रूटफुल है। जैसे बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, जैसे मेरे पास में ये चाणक्य नीति, मैं मतलब हार्ड कॉपीज पढ़ता था पहले, लेकिन जब पढ़ने के बाद में रिच डैड पुअर डैड, ये हार्ड कॉपीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जा रही है ना। तो आप इस टेक्नोलॉजी का लाभ लीजिए। बेहतरीन रेडियो जॉकीज की आवाज में इतनी भारी भरकम किताबों को सुनाया गया है। और तो और आप इन नोट्स को प्रॉपर तरीके से मतलब फीचर्स के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कोई नोट्स बनाना है, आप नोट्स बना सकते हैं। स्लीप टाइमर यूज कर सकते हैं, चला के छोड़ दिया ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अनेक भाषाओं में सुन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका चार्ज भी बड़ा नॉमिनल है। कितना चार्ज है? वैसे मतलब 2.5 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस एप्लीकेशन पे। उनका मासिक चार्ज 99 रुपीज पर मंथ है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाते हैं तो आप लोगों को 50 रुपीज का ऑफ मिलता है, जिससे आपको ये बुक एक महीने के लिए 49 रुपीज में सुनने को मिल जाती है। कितनी? 10,000 ऑडियो बुक्स, है ना। तो अभी जाइए और इन ऑडियो बुक्स को सुनिए और अपना समय भी बचाइए और नॉलेज एनहांसमेंट भी करिए। अब तक आपको इस बात से ये समझ में आ गया होगा, मतलब इसका केवल बताने का उद्देश्य इतना सा है। सत्यपाल मलिक जी 2018 में बोलते हैं कश्मीर के मसले पर मोदी जी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर आजाद भारत में हुआ ही नहीं। कश्मीर के लिए उन्होंने इतना पैकेज दिया, बेस्ट से बेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नर बनना था। दूसरी तरफ अब आपके पास कुछ नहीं है तो प्रधानमंत्री इल इन्फॉर्म्ड है, उनके पास कोई खबर नहीं है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी वो इन्फॉर्म्ड है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने बयानों में पहले भी एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया था, अभी भी किसी एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है, अब किस इंटरव्यू को सही माना जाए? हो क्या रहा है, इस इंटरव्यू के आधार पर अपोजिशन इतना हमलावर हो गया, कुछ मीडिया चैनल्स तो इतने हमलावर हो गए हैं। मैं देख रहा था, मेरे कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे, उन्होंने दे भर भर के आप तो कुछ बोल नहीं रहे, आप तो कुछ बोल नहीं रहे। मैंने कहा बेटा ये राजनीति है, इसमें मैं क्या बोलूं? कल मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था मेरा, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं क्या बोलूं इसमें? जिस व्यक्ति ने इस तरह का स्टेटमेंट पहले दिया है, जिस व्यक्ति ने अब तक कई पार्टियों में अपनी दावेदारी कर ली है, ये कांग्रेस से भी रह लिए, ये बीजेपी से भी रह लिए, ये समाजवादी पार्टी से भी रह लिए, ये कोई और जनता दल यानी पता नहीं अपना पार्टी बताऊंगा किस किस पार्टी से रह लिए। मैं कहा जो व्यक्ति इतनी सारी पार्टियों से रह लिया हो, अब वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर फिर से काम कर रहा है,
तो उसको सुर्खियों में आना है भाई। राजनीति किसको कहते हैं? राजनीति इसी को तो कहते हैं ना, मौके को बुनाना। 2024 आ रहा है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, तो ऐसे समय पर अगर कोई ऐसी न्यूज ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोल दी जाए तो ये तो अपने आप हिट हो जाएगी कि पुलवामा में प्रधानमंत्री की गलती थी, वाह, सुर्खी बन जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा चुप रहो, अब ये ब्रैकेट में चुप रहो, मतलब अरे बाप रे, यहां तो तानाशाही आ गई है। तो इस प्रकार से ना तो ये सत्य होगा ना ये सत्य होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के बदले हुए, अब वो कह रहा है कि नहीं मैं तो त्रुटि सुधार कर रहा हूं अपनी, तब मेरे पास जानकारी नहीं थी। हो सकता है प्रभु आपको फिर से कभी ज्ञान हो जाए, फिर कह दो कि उस समय मेरे को ज्ञान नहीं था। आप राजनेता हैं, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं पहले भी थी, आज भी हैं, भविष्य में भी होंगी। इसी वजह से हम आप पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हां आपके मसले को जरूर डिस्कस करेंगे और तार्किकता के साथ आपके द्वारा उठाए गए हर मुद्दे पर अपना पक्ष और विपक्ष रखेंगे। ठीक है, इनके मुद्दे को जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए साथियों, तो आपके सामने मैं थोड़ा सा बता दूं, ये रहा द वायर नाम की न्यूज मैगजीन, जिसने पुलवामा मोदी एंड करप्शन नाम से एक फुल एक्सप्लोसिव ट्रांसक्रिप्ट ऑफ सत्यपाल मलिक का वायरल इंटरव्यू डाला है। वायरल इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यूअर है वो करण थापर है। अब करण थापर कौन है साहब? करण थापर एक बहुत उम्दा या कहिए बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट माने जाते हैं। जर्नलिज्म में इनकी जो बेबाक छवि है, यानी कि एक प्रकार से जिस प्रकार के इंग्लिश मीडिया में, मतलब जैसे हिंदी मीडिया में आप रवीश कुमार जी को सुनते हैं, या फिर जो भी आपके, चाहे रजत शर्मा हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे अब कोई भी आपको हिंदी मीडिया में जिस तरह के पसंद लोग हों, ऐसे ही इंग्लिश मीडिया में इनकी छवि जबरदस्त है। मतलब इनसे अच्छा इंटरव्यूअर लोग रेट नहीं कर पाते कि ये जबरदस्त आदमी है। ठीक है, जैसे अर्णब गोस्वामी को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सुन पा रहे हैं आजकल, लेकिन इनकी छवि बहुत ही अलग प्रकार की, मतलब अपने बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं। इनका एक इंटरव्यू, मतलब ये किस लिए जाने जाएं, तो इनका मतलब इनके बारे में डेविल्स एडवोकेट नाम से किताब भी लिखी हुई है। इनका एक इंटरव्यू जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्होंने एक बार इंटरव्यू लिया था गोधरा कांड के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उस समय जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, वो इतने असहज हो गए थे, यानी एक प्रकार से उनको इतना डिस्कंफर्ट फील हुआ था कि वो माइक को उठाकर निकालकर चल दिए कि करण जी मैंने तो आपको मित्र समझा था, फिलहाल के लिए धन्यवाद, मैं चलता हूं। करण थापर इंटरव्यू ले रहे थे और थापर बार बार बोल रहे थे, कैमरा ऑन है, यूट्यूब पर पड़ा है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये मोदी जी का अब तक दिए गए जितने भी इंटरव्यूज हैं उनमें से इकलौता ऐसा इंटरव्यू शायद मीडिया पर उपलब्ध हो जिसमें वो अनकंफर्टेबल हुए हों, बीच इंटरव्यू को छोड़ करके वो निकल गए हों। ठीक है, ये करण थापर का इंटरव्यू था जो प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने लिया था। ठीक है, जैसे आपको याद होगा राहुल गांधी जी का एक इंटरव्यू था जो अर्णब गोस्वामी ने लिया था, और अगर मैं सही हूं तो वहीं से उनके बारे में वो छवि बनी थी कि उन्हें जानकारियां नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी का ये इंटरव्यू करण थापर जी ने लिया था, जिसमें यह पता चला था कि ये असहज हो जाते हैं अगर इनसे कोई टफ सवाल पूछ लिया जाए। तो राजनीति देखिए, पत्रकार अपना काम कर रहा है, राजनेता अपना काम कर रहा है, अपन लोग अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, दे भर भर के कमेंट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। करण थापर जी भी जान लिया आपने। करण थापर जो हैं ये इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए भी हैं। इन्होंने 2015 में इमरान खान का भी इंटरव्यू लिया है। और मैं इनके बारे में आपको बता दूं, करण थापर जब बराक ओबामा इंडिया आए थे तब उन्होंने बराक ओबामा का भी इंटरव्यू लिया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी माने जाते हैं न्यूज मीडिया के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। हाँ, एक व्यक्ति लिख रहे हैं नीतीश कुमार जी के चाचा कह सकते हो, मतलब पार्टियों के मौके देख करके। और भाई राजनीति, भाई शायद इसी को कहते हो राजनीति, रामविलास पासवान जी हो, नीतीश कुमार जी हो, जो मौका देख करके तो मतलब समझ लेते हैं, माहौल समझ करके कि हाँ भाई मेरा फायदा इसमें है, वहीं जाना है, उस प्रकार के राजनेता हो सकते हैं, माना जा सकता है। पर राजनेताओं पर टिप्पणी करना चूंकि अपना जॉब नहीं है, अपना तो मुद्दे को आपको एक्सप्लेन करना है कि इन्होंने क्या कहा, लेकिन किरदार परिचय होना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो घटना भी नहीं पता है कि हो क्या रहा है। अब ये इनके बारे में भी जान लीजिए। आप हैं सत्यपाल मलिक, कौन है साहब आप? आपके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा परिचय यह है कि आपने अपना राजनीतिक कैरियर मेरठ यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता के तौर पर शुरू किया था। उत्तर प्रदेश के बागपत में चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल से आप विधायक चुने गए थे। 1980 से 92 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। 2004 में बीजेपी में शामिल हुए। सत्यपाल मलिक बीजेपी से पहले कांग्रेस के साथ भी जुड़े थे
1984 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस से जुड़े रहने के दौरान वे राज्यसभा सदस्य भी थे, लेकिन लगभग 3 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1988 से वीपी सिंह नीत जनता दल के साथ जुड़े थे और साल 1989 में अलीगढ़ से सांसद चुने गए थे। मतलब इनके साथ में पॉलिटिकल पार्टीज को इनको मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का गहरा अनुभव है। कांग्रेस के साथ भी सांसद रह चुके हैं, वीपी सिंह की जनता दल के साथ भी आप सांसद रह चुके हैं, भारतीय क्रांति दल से भी आप सांसद रह चुके हैं, तो आपके पास में लंबा चौड़ा अनुभव है। सत्यपाल सिंह बीजेपी के साथ सफर 2004 में शुरू करते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनकी पार्टी में ये पहले थे, उनके बेटे अजीत सिंह ने हरा दिया। 1990 के अंदर फिर ये केंद्र के अंदर राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। उनकी उस क्षेत्र में पकड़ अच्छी है। अच्छा, भारत में एक सिलसिला है, आपने अगर नोटिस किया हो, जैसे हमारे राजस्थान के एक राजनेता हैं गुलाब चंद कटारिया जी, उन्हें एक अन्य राज्य के अंदर बीजेपी के नेता हैं कटारिया जी, उन्हें एक अन्य राज्य के अंदर गवर्नर बना के भेजा गया। गवर्नर एक तरह से यह समझा जाता है कि रिटायरमेंट से पहले का सबसे जबरदस्त पद ऑफर कर दिया आपको। भाई या तो आप सीएम रह जाओ अपने कार्यकाल में, सीएम नहीं रह पाए तो आपकी जो अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा रही है उस पर आपको सम्मानित करने के नाम पर गवर्नर भेजा जाता है। गवर्नर बन के भेज दो। गवर्नर वहां राज्य के अंदर अपनी सारी सुविधाएं, अपने हिसाब से सारे काम और अपने राज्य के साथ, केंद्र के साथ सीधे संबंध रखता है। तो इन्हें बीजेपी में इनके अच्छे ताल्लुकात के चलते बीजेपी सरकार ने इन्हें कहां कहां गवर्नर लगाया, आप देखिए। 2018 से 19 के बीच में, 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच में इन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रखा गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रखने के बाद में इन्हें फिर गोवा का राज्यपाल, क्योंकि वहां से हटा के गोवा भेज दिया गया। गोवा के बाद में इन्हें मेघालय का राज्यपाल रखा गया। बकायदा इन्हें 18 से 22 तक पूरे 5 साल तक इनको राज्यपाल का पद दिया गया। कार्यकाल खत्म हुआ, इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, हटा दिया भाई कि अब इनको पद। अब जब पद समाप्त कर दिया गया भाई, मतलब जब पूरी तरह से ये पूरे काम कर चुके हैं तो पद समाप्त कर दिया गया। अब इनके अंदर वापस से, क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबा चौड़ा इनके पास अनुभव है, 76 साल के आप रहने की उम्र के हैं, बागपत से आप बिलोंग करते हैं, ऐसी स्थिति में इनके पास में लंबा चौड़ा राजनीतिक पार्टियों का अनुभव भी है। समाजवादी पार्टी, लोकदल, भारतीय क्रांति दल, सबसे अनुभव भी है। तो इनके अंदर फिर से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शायद उबाल ले रही हैं, और ये मेरी बात तभी सही सिद्ध होगी जब आप दोबारा चुनाव में खड़े होंगे। और जहां तक है आप 2024 के लिए दावेदारी कर भी रहे हैं, क्योंकि आपकी जिस तरह की, क्योंकि सामान्यतः जो लोग गवर्नर रह के आ चुके होते हैं वो समझते हैं कि अब हमारा रिटायरमेंट हमको ऑफर कर दिया गया। जैसे कभी आपने राष्ट्रपति को चुनाव लड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्या भाई राष्ट्रपति रह लिया, अब चलो यार बस हो गया अपना काम। ऐसे गवर्नर भी एक हैप्पी एंडिंग मानी जाती है। खैर, फिलहाल के लिए मलिक साहब दोबारा से राजनीति में, और राजनीतिक बयानबाजी के कारण राजनीति में। क्यों? क्योंकि इन्होंने आने के बाद खूब सारे, मतलब एकदम भर भर के गजब गजब डायलॉग्स दिए हैं। जैसे 5 जनवरी 2022 को इन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, एक बयान दिया कि जब मैं किसानों के मामले को लेकर प्रधानमंत्री से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। देखिए, एक पदीय गरिमा होती है। पदीय गरिमा क्या होती है वो तो खैर ये बड़े राजनेता हैं, गवर्नर पद तक रहे हुए हैं, लेकिन देश में बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो कि सरकार अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से और अपने स्टाफ से करवाती है। आज यदि मैं आपको यह बताने लग जाऊं कि मुझसे मेरे सीनियर ने क्या कहा, तो ये तो बहुत बुरा, मतलब मेरी पद के प्रति जो ऑब्जेक्टिव, वो नैतिकता है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर सोचिए, पुलवामा स्ट्राइक जब हो रही थी, वो पुलवामा में जब हमला हो रहा था, उसके बाद में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हो रही थी, या कोई सी भी घटना हो, उस दौरान आपसे कोई क्या कह रहा था, अगर आप उस तरह की बातों को लीक कर रहे हो, बता रहे हो, तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा ऐसा रवैया है कि ये शोभा नहीं देता। बाकी राजनीति में शायद सब जायज होता होगा, इसलिए इनका उपयोग किया जा रहा है। अपन से तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये लोग, ज्ञानी हैं, मतलब राजनीति का लंबा ज्ञान है। इन्होंने कहा मेरी प्रधानमंत्री से लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेज देते हो, इसके जवाब में पीएम ने कहा मेरे लिए मरे। तब मैंने कहा कि आपके लिए ही मरे, क्योंकि आप उसकी वजह से राजा बने हो। ये काम बता रहे, जनता को बता रहे, देखो मैं आपका कितना सगा हूं। मैं उस प्रधानमंत्री से तुम्हारे लिए लड़ लिया जिसने मुझे गवर्नर बनाया, मैं उससे लड़ लिया, मैं तुम्हारा सगा हूं। ये हमारे टीचर्स करते हैं कई बार।
बच्चों मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, बच्चों मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, ये कुछ उस तरह के है कि जनता मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया। हर राजनेता जनता मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया। ठीक है साहब। 8 सितंबर 2022 को सत्यपाल मलिक ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा, इस्तीफा मेरी जेब में है, अगर किसी को उस बात से दुख पहुंचता है, चोट पहुंचती है, तो वो अपने पद से तुरंत हट जाएंगे। लेकिन जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जो बहुत फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन उनको मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं लेती, क्योंकि राजनीति में ना एक बहुत ज्यादा चीज जो मैंने अपने अब तक छोटे से अनुभव में सीखी है, और वो ये है कि जो वफादारी है ना राजनीति के अंदर, वफादारी से मतलब कि आपके अपने पार्टी के प्रति जो निष्ठा है, उसके प्रति आप कितने तरीके से जुटे हुए हैं, वो पे करती है। मौका परस्ती जो है ना, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। लोग तात्कालिक लाभ के लिए जो मौका परस्ती करते हैं, बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं, उनको इतिहास जो है ना वो मतलब उस इमेज से याद नहीं रखता। खैर, फिर से अगेन ये अपन से बड़े राजनेता हैं, तो इन्होंने क्या कहा, इस्तीफा मैं जेब में लेके घूमता हूं, तुरंत हट। इस सुर्खी को किसी ने कवर नहीं किया, बिल्कुल सुब्रमण्यम स्वामी जी की तरह। आपको याद होगा बिहार के एक राजनेता हुआ करते थे जीतन राम मांझी, चुनावों में पता नहीं वो कौन सी पार्टी के अंदर, जीतन राम ही थे शायद, मैं अगर सही हूं तो, हर पार्टी के अंदर। अभी नीतीश कुमार जी जो काफी अच्छा मतलब अपना वो रखते थे, बेस रखते थे, लेकिन फिलहाल के लिए उनके साथ भी मतलब कुछ उस तरह का ही चल रहा है। लोगों के दिमाग में ये इमेज चल रही है कि ये आप किस पार्टी के साथ हैं, मतलब आपके बारे में हर पार्टी जिसके साथ में आप विरोध करते हैं उसके साथ आप सरकार बना लेते हैं। खैर, फिर से राजनीति अपना कोर फील्ड नहीं है, इनके साथ भी वैसा हो रहा है। तो भाई साहब इन्होंने कहा वो तुरंत हट जाएंगे, जनता के लिए लड़ लेंगे, लेकिन कोई नहीं, किसान मुद्दे पर इनको फुटेज नहीं मिली। किसान मुद्दे पर इन्होंने अपनी इमेज चमकाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें फायदा नहीं मिला। फिर इन्होंने कहा यार देश में किसान मुद्दे जैसी चीज पर मैं बोल लिया, कुछ हो नहीं रहा, अब क्या करें। अब भाई साहब फिर ये आते हैं निकल करके, और इस बार सुर्खी भारतीय मीडिया से पहले पाकिस्तान की मीडिया में बन जाते हैं। कैसे? पाकिस्तान की मीडिया कश्मीर को लेकर कहती है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। डॉन अखबार लिखता है पाकिस्तान का कि वहां के सो कॉल्ड गवर्नर ने पुलवामा अटैक के अंदर कहा है कि वहां भारी चूक थी। इससे पाकिस्तान को यह लग रहा है कि उसे सर्टिफिकेट मिल गया है कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने नहीं कराया था। और भारत में जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं फिलहाल चल रही हैं, उन्हें देखकर भी ये लग रहा है। आप देखिए पाकिस्तान की खबर देखिए आप भाई साहब, रेडियो पाकिस्तान, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, पाकिस्तान ऑब्जर्वर, न्यूज इंटरनेशनल, सब जगह पाकिस्तान अपने आप को सत्यपाल मलिक जी के बयान से क्लीन चिट देने में लगा है। देखो जिस वजह से इंडिया पाकिस्तान के संबंध खराब हो गए, ऐसा कुछ था ही नहीं। जबकि इन्होंने भी ऐसा नहीं कहा है कि पाकिस्तान ने हमला नहीं कराया था। इन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान ने उस खबर से कि देखा हमने पहले ही कहा था, पाकिस्तान गलत नहीं था, पाकिस्तान क्लीन छवि लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, हमारे देश के हिसाब से इंडिया की इंटरनेशनल सुर्खियां जो बन गई हैं वो आप देखिए। इंडिया की सुर्खियां तो मैंने दिखाई नहीं है आपको। ये देखिए पाकिस्तान के अंदर जो फवाद चौधरी हैं वो अपने लेवल पर लिए पड़े हैं भाई साहब, ठीक है। अब इनका जो वो इंटरव्यू है जिसमें इन्होंने सवाल लिखे हैं, कहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, फिर इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इन्होंने जो बातें कही हैं, जो करण थापर के इंटरव्यू में कही है, जिससे इंडिया में गजब माहौल बना हुआ है, उनमें पहली बात है कि मोदी सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए। सवाल समझ रहे हैं आप? एयरक्राफ्ट, जिनको घटना नहीं मालूम है मैं बता दूं, सीआरपीएफ का काफिला लगभग 900 जवानों के साथ, प्राप्त मीडिया जानकारी के अनुसार, मैं एकदम श्योर इसलिए किसी भी चीज को नहीं बोलता क्योंकि फैक्चुअली करेक्ट होना थोड़ा टफ है, क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट क्या हो, ये हो सकता है 2 नंबर कम 2 नंबर ज्यादा हो, पता चले आप उस वजह से मेरी डिग्निटी को जज कर लें। इसलिए मैं बोलता हूं लगभग या शायद, क्योंकि उससे एक सेफ साइड बचा रहता है ना। लगभग 900 सीआरपीएफ के जवानों के साथ एक काफिला चल रहा है, तो उनके लिए सीआरपीएफ जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया? अच्छा, कहना क्या चाहते हो आप कि हमारी सीआरपीएफ के जवान जब सड़क से निकल रहे हैं तो उन्हें सड़क से नहीं हेलीकॉप्टर से भेजिए, क्योंकि उन्होंने हेलीकॉप्टर की डिमांड की थी, उन्होंने एयरक्राफ्ट की डिमांड की थी। और इंटरेस्टिंगली ये व्यक्ति कहते हैं कि यदि मुझसे मांगा होता तो मैं 5 एयरक्राफ्ट तुरंत उपलब्ध करा देता। क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि गवर्नर साहब आप होते कौन हैं? मतलब ये कैसा सवाल है?
अरे भाई जी हां, राज्य के अंदर गवर्नर कुछ भी नहीं होता। मतलब रक्षा के विषय पर, संचार के विषय पर और विदेश विषय पर जो भी करती धरती होती है वो केंद्र सरकार होती है। अगर राजस्थान राज्य के गवर्नर ये सोचें कि सेना उनसे परमिशन मांगे, गलत है। सेना का अपना एक प्रोटोकॉल है, वो केंद्र से ही परमिशन मांगेगी, क्योंकि केंद्र के रक्षा मंत्रालय के अधीन देश की सारी सेनाएं आती हैं और गृह मंत्रालय के अधीन पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं। मलिक साहब ने अपनी तरफ से यह डायलॉग दे तो दिया। 5 हेलीकॉप्टर दे दिए होते तो भाई साहब, 5 हवाई जहाज दे दिए होते, एयरक्राफ्ट दे दिए होते तो यह घटना ही नहीं होती। यह बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह कोई आपसे यह कहे कि अगर आप इस रोड से ना निकले होते तो आपका एक्सीडेंट ही ना हुआ होता, आप स्विमिंग पूल में ना उतरे होते तो आपकी डूबने से मौत ही ना हुई होती, आपको उस खराब रास्ते से जाना ना होता तो आप बच गए होते। भाई, अगर हमलों के डर से हमारी सेनाएं, वो भी 900 की संख्या में उड़कर जाने लगी, तो इससे हौसले किसके बुलंद होंगे? आतंकी के कि सेना के? आप देश में सुरक्षा स्थापित कर रहे हो कि टेरर स्थापित कर रहे हो? अगर फोर्सेस इस डर के मारे कि हमारे साथ में कुछ गलत हो सकता है, वो अगर बचकर चलने लगेंगी, तो जनता का फोर्सेस में विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? फोर्सेस तो जब चलते हैं, क्या ना गाना है ना, जब हम चलते हैं कंधों से कदम मिला करके तो दुश्मन के दिल धड़कते हैं। वो एक गाना है बहुत ही शानदार, हम चलते हैं दुश्मन के कदम, चलते हैं कदमों से कदम मिलकर तो दुश्मन के दिल हिलते हैं। तो भैया, हमारी सेनाएं तो बनी इस चीज के लिए हैं कि उनके चलने से लोगों में ये माहौल। अच्छा, अगर ऐसा ही हो, आप विचार करिए, अभी अतीक अहमद वाला यूपी में कांड हुआ कि साहब गोली मार दी। अब ऐसे समय पर फोर्सेस को उठाकर हेलीकॉप्टर से दौड़ाया जाए ऊपर ही ऊपर, ये तुम ऊपर चलो क्योंकि जनता किसी भी समय हमला कर सकती है। भाई प्रभु, फ्लैग मार्च पैदल कराया ही इसलिए जा रहा है कि लोगों में ये डर रहे कि आपको अगर कुछ भी करने की हिम्मत हुई तो ये सेना आपको रिटेलिएट कर देगी। यही तरीका होता है। अब सवाल, नहीं सर, कैनवॉय तो यात्रा के लिए बना है, वो केवल यात्रा करेगा। अजी साहब, कैनवॉय यात्रा करता भी है तो उसके साथ में गन लेकर के गनर खड़े भी रहते हैं, ठीक है। नंबर 1 बात, बट इनके पॉइंट है इस विषय पर। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं खुद 2-3 बार से ज्यादा कश्मीर जा चुका हूं और कश्मीर में सेना का रोड से मूवमेंट होना बड़ा कॉमन है। मतलब आप रोड से कश्मीर में ही क्या, पूरे भारत में ही आप रोड से ट्रकों को जाते हुए देखते हैं। सेना हमारी इधर से उधर जाती है। अगर सेना के लिए हम एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराने ही लग जाएं, हमारे पास इतने ही संसाधन हो, तो हम तो वैसे ही सुपर पावर बन जाएंगे, क्योंकि दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी सेना तो हम रखते ही हैं। हमारे पास संसाधनों को भी तो देखने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। और सेनाओं का ट्रांसफर, अगर इसमें बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने जब सेना के अधिकारियों से इस तरह की बात की तो उन्होंने कहा कि हम अपना नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन हां, हम यह जरूर बताएंगे कि कश्मीर में यह बड़ा कॉमन है, सेना का ट्रक से जाना, मूव करना। सेना डिमांड करती है कि हेलीकॉप्टर मिल जाता तो बढ़िया होता, कम समय में पहुंच जाते, हवाई जहाज मिल जाता तो बढ़िया होता, कम समय में पहुंच जाते। लेकिन सेना तो साहब चलती उसी से ही है ना। आपने कारगिल अगर फिल्म देखी हो, LOC कारगिल, उसमें वो जो ट्रक जा रहे हैं उस पर पाकिस्तानी लोग जो चोटी पर बैठे हुए हैं वो ट्रकों पर गोलियां मार रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब उस समय कोई ये कह दे कि हमारे पास में एयरक्राफ्ट होते तो हमारे सैनिक नहीं मरते। भाई यही तो डिफिकल्ट टेरेन है ना, यही तो चैलेंज है ना। जब हमारी सेना जा रही है, उस पर हमले हो रहे हैं, फिर भी हम बचते बचते जा रहे हैं। खैर, क्वाइट आर्गुमेंटेटिव है इनका जो ये बयान है, जिसकी वजह से मार्केट में ये खबर आ रही है क्या कि इनका कहना है कि सेना ने तो एयरक्राफ्ट मांगे थे लेकिन इन्होंने नहीं दिए। इन्होंने नहीं दिए, गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्री कौन हुआ करते थे? राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे। इनने नहीं दिए। इससे विपक्ष क्या हमलावर हो रहा है देखा? गृह मंत्री की चूक समझ में आ गई। इसका मतलब इनकी साजिश थी इस घटना का अंजाम होना। अच्छा, घटना का अंजाम होना क्योंकि सेना को विमान वो नहीं दिए गए थे। मेरे बहुत सारे सैनिक साथी भी मेरी क्लासेस सुन रहे होते हैं, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि उनका जो ट्रांजिट होता है वो कैसे होता है। सेना डिमांड करती है, उनकी डिमांड में भेजा जाता है कि सर ये मिल जाए तो बेहतर है, नहीं मिलेगा तो सेना है भाई। सियाचिन ग्लेशियर पर आज इतनी सुविधाएं देकर के सैनिकों को भेजा जाता है, लेकिन क्या भारतीय सैनिक बिना सुविधाओं के नहीं गए? क्या खूब गए? सुविधाएं मिल गई तो सोने पे सुहागा है, नहीं मिली जाएंगे तो सही। वो ड्यूटी निभाने के लिए तो बर्फ में -20, -20, 30-30 डिग्री सेंटीग्रेड पर खड़े रहते हैं भाई।
आज आप कहते हो कि आपके पास ऐसे कोट हैं, ऐसे हीटर हैं, आपके पास ऐसे व्हीकल है जो बर्फ पे चल लेते हैं। पहले कुछ नहीं होता था, ना जाने कितने सैनिक हमारे बर्फ के अंदर धस करके रह गए। कोई नहीं, पर फिर भी इनके पहले पॉइंट को आपने सुन लिया। दूसरा सवाल इन्होंने कहा खुफिया इनपुट और जैश की धमकी को अनदेखा किया गया। खुफिया इनपुट क्यों? इनका कहना है कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर एक गाड़ी 10 दिनों तक जम्मू कश्मीर में घूम रही थी। ऐसी स्थिति में इंटेलिजेंस का फेलियर था, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल किसी को क्यों नहीं ठहराया गया? डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेलियर ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दुनिया में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उन सब के बारे में इनपुट आते हैं, लेकिन इनपुट मैं सर्विसेज के माध्यम से आपको बताऊं, इनपुट एनी टाइम आते रहते हैं कि सर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप हर इनपुट पर अपने अनुभव के आधार पर यह तय करते हो कि इसमें कितना वजन है। इस बात में यह ट्रस्ट का विषय होता है कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर कोई घूम रहा है, ऐसा इनपुट डायरेक्ट आया नहीं आया, इस बारे में सुरक्षा एजेंसीज जो भी जांच करेंगी वो पब्लिक नहीं भी की जाती हैं, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। कौन से अधिकारी इन्वॉल्व थे, किसके साथ क्या किया गया। बट इन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था। ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और सेना में, मतलब जितना मैं आज तक सेना को समझ पाया हूं, कुछ मेरे करीबी मित्र सेना में हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के पद पे हैं, उनका केवल इतना ही कहना होता है कि हमारा डिसिप्लिन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हम इतने डिसिप्लिन होते हैं कि एक एक चीज पर इंक्वायरी बैठ जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी अनुरूप जो सेवाएं दे सकता है उसके विपरीत कुछ करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इनपुट जो है होने पर उसकी जानकारी ना मिले, यह संभव नहीं है। सेना ने अपने हिसाब पर कार्रवाइयां की होंगी और इस फेलियर को फेलियर माना होगा। भारी मात्रा में आरडीएक्स उनको कैसे मिला, निश्चित ही यह प्रश्न है और जांच का प्रश्न है और रहा होगा, और शायद इस पर कार्रवाई की गई होगी इस घटना पर, तभी जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमलों के अंदर इतनी गिरावट आई है। जो आज के अंदर स्थिति हम देखते हैं कि वहां यह बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा आतंकी अब नहीं बचे हैं कश्मीर में, तो इसके मतलब यह है ना कि इसके बाद में कुछ लेसन्स लिए गए। जैसे इंडिया में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद इंडिया ने फोर्सेस बनाई अलग अलग तरह से। जैसे अभी अतीक अहमद से पहले श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में मैंने बताया, यूपी के अंदर जब वो गैंगस्टर महान बना कि भाई साहब वो तो महान है, उस समय पर एसटीएफ का गठन हुआ। मुंबई हमले जब हुए तो हमने एक एनआईए नामक एक फोर्स बनाई। ऐसे हर घटना से कोई सबब लिया जाता है। तो उस स्थिति में आज जो आतंकियों के हमलों में गिरावट है, उसके पीछे निश्चित ही कुछ ना कुछ इससे संबंध रहा होगा कि अगर ऐसा है तो वो कहां से आई, किस तरह से हुआ हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग जिस पर कि सवाल बन रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजित डोभाल ने इनसे कहा कि तुम चुप रहो। ये चुप रहो वाला बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं सुनाऊंगा आपको अभी। इन्होंने कहा कि अजित डोभाल और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की क्या जिम्मेदारी तय की गई। मतलब इतना बड़ा हमला हुआ तो क्यों नहीं डोभाल साहब को हटा दिया गया, क्यों नहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में कुछ गलत किया गया। हालांकि राजनाथ सिंह जी फिर गृह मंत्री नहीं रहे, फिर उनकी जगह अमित शाह जी को बनाया गया। पुलवामा हमले के बाद संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर को पीएम मोदी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी? चुप रहने की धमकी क्यों दी? ये कौन बोल रहे हैं? गवर्नर साहब बोल रहे हैं कि पीएम ने मुझे ये क्यों कहा कि तुम चुप रहो। इसके बारे में उन्होंने वाकया बताया है कि जिस समय यह घटना हो रही थी, प्रधानमंत्री बेयर ग्रिल्स, क्या नाम है उसका, बेयर ग्रिल्स डिस्कवरी का एक बहुत बड़ा वो है न्यूज, वो है मतलब एंकर कह लीजिए या फिर रिप्रेजेंटेटर कह लीजिए, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट में उस समय तस्वीरें खिंचवा रहे थे अपनी। जिम कॉर्बेट की सफारी का आनंद ले रहे थे। पुलवामा हमला हो गया। जिम कॉर्बेट के अंदर नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है तो 1 घंटे तक प्रधानमंत्री को यह पता ही नहीं चला कि पुलवामा हमला हुआ है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री वहां से बाहर आते हैं, जब बाहर आते हैं तो उनके सुरक्षा सलाहकार उन्हें बताते हैं कि सर यह हमला हो गया है। तब तक सत्यपाल मलिक मीडिया में आकर यह बाइट दे चुके होते हैं कि इसमें हमारा भी फेलियर है। जब ये बाइट दे चुके होते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यू में बताया, मैं इंटरव्यू सुनाऊंगा आपको अभी, तो इन्होंने जब ये बात बोली कि साहब ऐसा हो चुका है, तो प्रधानमंत्री ने इनसे ये कहा अगर ऐसा हुआ है तुम चुप रहो। इसका अर्थ क्या है? तुम चुप रहो कि हम और हमले खाएंगे? नहीं, मलिक साहब ने कहा है कि इसका इसलिए था अर्थ क्योंकि उन्हें इसका चुनाव में माइलेज लेना था।
मतलब इसको किससे जोड़ा गया? 2019 के चुनाव से, कि इसका माइलेज चुनाव में लिया जाएगा ताकि चुनाव जीते जा सकें। खैर, अब ये मलिक साहब का अपना बयान है कि उन्हें चुप रहने की कहा गया। अब इसके पीछे अगर आप थोड़ा भी हमारे अनुभव जोड़ें, ना तो मैं मतलब किसी पार्टी से संबंधित हूं, लेकिन जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, मान लीजिए कि 13-14 साल हो गए मुझे प्राइवेट नौकरी करते हुए, सरकारी नौकरी करते भी अब तो साल हो गए हैं, उनमें एक चीज निकल कर आती है कि बोलने वालों के लिए ना कुछ पदीय दायित्व होते हैं। हर व्यक्ति को बोलने की नहीं कहा जाता है। एक बहुत ही प्रक्रम सेट होता है कि न्यूज में बोलेगा कौन, सूचना देगा कौन, जानकारी जारी कौन करेगा। यदि हर व्यक्ति स्पोक पर्सन बन जाता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप लीकेजेस को ही रोकते रोकते थक जाते हो। एक व्यक्ति को ही अपनी तरफ से जानकारी देना चाहिए, यह सिस्टम तय किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में। आप में से बहुत सारे लोगों ने अमेरिका की तरफ से जब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को सुना होगा, तो हर मुद्दे पर वही व्यक्ति बोलता है। पत्र जब भी आप सुनते हैं अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या रही, तो व्हाइट हाउस के उस व्यक्ति ने क्या प्रतिक्रिया दी, आप वही देख रहे होते हैं। उसी को ही यह माना जाता है कि अमेरिका की। आपने ऐसे ही इंडिया की तरफ से विदेश विभाग के प्रवक्ता अरिंदम बागची को बोलते हुए सुना होगा। वो हर अंतरराष्ट्रीय विषय पर हर दिन बात बैठक करने बोलने आते हैं, पत्रकारों के सामने आते हैं, अपने विषय बोलकर जाते हैं। मतलब बोलने का एक प्रॉपर चैनल हर सरकार ने बना रखा है। जैसे व्हाइट हाउस अमेरिका ने बना रखा है, इंडिया की तरफ से अरिंदम बागची को बैठा रखा है कि आप पत्रकारों को जवाब देते रहेंगे। ये प्रोसीजर है, और प्रोसीजर में इन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया चुप रहो। बोले ऐसा क्यों कहा गया, आप तो गवर्नर हैं। बोले हाँ यही तो सवाल है, मुझको ऐसा क्यों कहा गया। मुझसे शायद इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें राजनीति में उसका लाभ लेना था। किस चीज का लाभ लेना था? 2019 में इस हमले से पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाकर चुनाव जीतना था। बहुत बढ़िया, ये इनका आरोप है। आरोप है तो स्वाभाविक है कि भाई साहब जनता तो हमलावर होगी ही। जनता क्या मतलब, जनता विपक्ष जो है वो हमलावर हुआ है। अच्छा, एक और चीज क्या हुई है इसके अंदर, इसमें इनका यह भी बयान है कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई ऐतराज नहीं है। उनके आसपास में उन्होंने एक नाम लिए अंबानी के, राम माधव जी जो आरएसएस के हैं उनके, कि बोले वो उनके आसपास हैं और प्रधानमंत्री वेरी मच इल इन्फॉर्म्ड है, उन्हें भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भ्रष्टाचार का मामला सामने रखा तो मुझे ट्रांसफर कर दिया। आपको ट्रांसफर किया, प्रभु बना के गवर्नर ही भेजा था। गवर्नर से गवर्नर ट्रांसफर किया। गवर्नर से तो पद भी ले लिया जाता है ना, बहुत सारे गवर्नरों से पद लिया गया। पर ठीक है, सतपाल मलिक जी इस समय सुर्खियों में हैं और हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने और सुनने वाले श्रोताओं ने हमें भर भर के मैसेज किया कि आप इस बारे में जरूर सुनें। अब सुन लीजिए। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे उन मिनिस्ट्री से पूछा। राजनाथ जी के हैं, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता, उनको कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री refused to give. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा तुम अभी चुप रहो। पर जब मैंने प्रधानमंत्री से कहा था आप एयरक्राफ्ट दे देते तो ऐसा नहीं हो जाता, प्रधानमंत्री ने कहा तुम अभी चुप रहो। सतपाल मलिक जी के बयान है। अब बयान है तो हमने आपको सुना भी दिए, और मैंने हर पॉइंट पर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट केवल इसलिए दिया है ताकि आपके पास में एक पक्ष की बातें ना रहें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि यदि मैं यही सुना के रह जाता तब तो वो मीडिया भी काम कर रही है, मीडिया ने भी आपको पूरी तरह से वो बात सुनाई है, लेकिन मीडिया के बाद में जो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो भी आपके पास हो, वो प्रयास किया गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन्होंने अपनी बात कही, लेकिन उससे पहले मैंने आपको इनका एक पहला वीडियो सुना दिया था। 370 के बारे में उन्होंने कहा, क्या कहा कि सुन लीजिए, आप ही सुन लीजिए। It was president's rule. You were the actual ruler. You were the titular governor. पहले दिन से ये मुझे अंदाज था कि ये होगा, और वो भी इतना जानते थे कि उसे पता होना चाहिए कि हम ये करेंगे।
बट वो जरूरी नहीं था कि मुझे बता दें सारे तो क्यों नहीं डिटेल। बताया आपको? नहीं बताया आपने कभी पूछा था उनको? मैंने इसका कोई बुरा नहीं माना, बुरा नहीं माना, ना पूछा। ना पूछा। You are the sitting governor under president's rule, not a titular governor. इन्होंने कहा Actually, yours is- असेंबली पावर वाज विद मी, मुझे मेरी चिट्ठी के बिना हटना। ये कह रहे हैं कि आपको इन्होंने बताया नहीं कि वहां 370 हटाएंगे, जबकि प्रेसिडेंट रूल में तो आप असल रूलर आप हो। प्रॉब्लम ये है करण भाई, तो इन्होंने कहा मैंने बुरा नहीं माना, मुझे नहीं बताया था 370 के बारे में। वो ग्रांटेड रखती है कि जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा कश्मीरी जो? आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उनकी सरकारें वो चला रहे हैं, उनको हटाना, वो जब कहेंगे ठीक है, नहीं कहेंगे नहीं ठीक और है पूछा तक नहीं ना। बिल्कुल पूछा। एक आध बार बातचीत में जरूर पूछा, जब मैं पीएम से मिलने मेरे क्या हाल है, कुछ करें तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं आप बेफिक्र रहे। मैंने करण भाई सही बात यह है कि एक सेंस ऑफ फैटिग जो होती है वो पैदा करती थी। मैंने वहाँ लोगों को कहा कि देखो ये तुम्हारे बच्चे मरते हैं, ये 250 बच्चे हैं। इन्होंने कश्मीर में जबरदस्त काम किया। इनका कहना है, इनकी बातें मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, पता नहीं आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इनसे पूछा कि आपको बुरा नहीं लगा? बहुत बुरा लगा। मेरे को नहीं लगा, बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं लगा। फिर ये साहब जो है ये इनको पूछ पूछ के पिंच करके पूछ रहे हैं, बताओ बुरा नहीं लगा? नहीं लगा साहब, बिल्कुल नहीं लगा। उनका अपना मानना है। बोले क्यों नहीं बताया फिर आपको? अरे भाई, जो आदमी चुनाव में कह कह के चिल्लाया है कि मैं 370 हटाऊंगा, 370 हटाऊंगा, 370 हटाऊंगा, उनके चुनाव में, अपने भाषणों में, अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर 370 है। 370 हटाया। ये तो पार्टी से अगर आप अलाइन हो तो आपको पता होगा कि 370 हटाना ही मकसद है। खैर, इनको इस बात का बुरा लगा। इवन इन्होंने ये तक कहा है कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस दे दिया जाना चाहिए। अब ये किस तरफ से बैटिंग कर रहे हैं ये खैर यही जाने, क्योंकि देश को 370 हटाने पर जो जश्न देश ने मनाया वो सबको पता चलता है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि मैं जब जम्मू कश्मीर में था, मतलब ही इज बिहेविंग लाइक ए इलेक्टेड पर्सन, यानी कि सत्यपाल मलिक जी का जो डायलॉग है ना वो कुछ इस तरह का लग रहा है जैसे कि वो चुनकर वहां गए थे, अपनी मर्जी से मतलब वहां गए थे। ये भूल जा रहे हैं शायद इस जगह पर कि इन्हें वहां भेजा गया था। इस काम को करने के लिए ही सरकार ने, केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था। जैसे हर राज्य के अंदर गवर्नर को भेजा जाता है, गवर्नर खुद से वहां ये नहीं करता है। गवर्नर को कहा जाता है कि तुम ऐसा करो। ये बोल रहे हैं कि मैंने एक ऐसा सेंस ऑफ फटीग वहां वो क्रिएट कर दिया था। वहां के यूथ को मैंने ये समझा दिया था कि तुम दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी सेना से लड़ रहे हो, तुम 250-300 लोग हो, मरोगे तुम ही। तो उनको ये समझ में आ गया था। तो मैं तो केवल यही कहूंगा, जितने भी लोग अभी फिलहाल कमेंट बॉक्स में भर भर के तमाम प्रकार की बातें लिख रहे हैं, अगर ऑब्जर्वेशन सही निकले तो थोड़ा दिन इंतजार और कर लेते हैं। मलिक साहब की जिस राजनीतिक पार्टी में लॉन्चिंग होगी उससे आपको अंदाजा तो लग ही जाएगा कि इनके इंटेंशंस क्या थे, तब क्या थे, आज क्या है। क्योंकि तब मोदी जी के बारे में इनके बयान थे, मोदी जी ग्रेट हैं, मोदी जी मतलब आजाद भारत के कश्मीर के लिए सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। आज ये उसी जगह बोलते हैं कि वो इल इन्फॉर्म्ड है, उनको कुछ पता ही नहीं है वहां क्या चल रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ये सारी कहानी हो गई। तो अब ये पूरी तरह सुर्खियां बनी हुई हैं। मोदी और डोभाल साहब पुलवामा हमले पर चुप रहने को कहे थे मुझसे, इस बात पे साहब इनको बुरा लग रहा है। अजित डोभाल साहब के ऊपर इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी 3-4 मिनट पहले। आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया, तो प्रधानमंत्री साहब और डोभाल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे में चुप रहो। तो दे वर प्लानिंग टू ब्लेम पाकिस्तान बिकॉज दे फेल्ट इट वुड हेल्प देयर इलेक्शन चांसेस। Was Pakistan or Pakistani militants or Pakistani Tanzim actually responsible, or did we make that up? The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also. मैं भी गलती मानता हूँ। मतलब जो पाकिस्तान इनके बयान से क्लीन चिट ले रहा है कि भाई 300 किलो आरडीएक्स था, ये खुद भी इस बात को बोल रहे हैं। हालांकि अब इनकी बात पर कौन कितना ट्रस्ट करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन अब ये खुद इस बात को बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान ही इतना आरडीएक्स दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान इसे कैसे दिखा रहा है कि देखा उस गवर्नर ने हमें क्लीन चिट दे दी है। गलती ये भी कह रहे हैं कि गलती मैं अपनी भी मानता हूं कि वहां इंटेलिजेंस फेलियर था। आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी
3-4 मिनट पहले आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और डोवल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे में चुप रहो, तो they were planning to blame Pakistan because they felt it would help their election chances. Was Pakistan or Pakistani militants or Pakistani tanzeem actually responsible, or did we make that up? The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also. मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate. A car was running around in the villages with that kind of. अरे हाँ यार, टाइम काफी हो गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने अपनी बातें अपनी तरफ से बता दी और इन्होंने कहा कि पीएमओ के सामने पीएमओ के जो लोग हैं वही भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं और पीएमओ के अंदर ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जो कि भ्रष्टाचार पीएमओ के नाम पर करते हैं और प्रधानमंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पुलवामा हमला क्या था वो मैंने आपके सामने बता दिया। भारत ने पुलवामा हमले का बदला कैसे लिया वो मैंने आपको बता दिया। वायुसेना के 12 विमान गए थे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके आए थे और पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ध्वस्त करके आए थे। ठीक है, अब इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से बयान है वो सुन लीजिए। उन्होंने कल एक टीवी इंटरव्यू में काफी कुछ सनसनीखेज खुलासे किए और इसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि उन्होंने सनसनीखेज खुलासे किए हैं और उसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है 40 जाबाजों की शहादत आपकी सरकार की गलती से हुई है। अगर हमारे जवानों को एयरक्राफ्ट मिल जाता तो आतंकी साजिश नाकाम हो जाती। मैं अपने क्लास में, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट्स करेंगे सेशन के अंत में और बीच में भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे अंधभक्त, कुछ ने मुझे मोदी भक्त डिक्लेयर कर दिया है। मैं सेना में नहीं हूं लेकिन मेरे जानने वाले सेना में हैं। मैं आपसे केवल क्वेश्चन के अंदर कमेंट बॉक्स में ये पूछना चाह रहा हूं, अगर आप सेना के जवान हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और सेशन के एंड में भी बताइएगा, यदि आपका संबंध रहा है, आपके परिवार वाले रहे हैं, कि कैनवॉय एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं कि सड़क से ट्रैवल करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने अनुभव में आपके जानना चाहता हूं क्योंकि ये मुद्दा काफी अब डिबेटेड मुद्दा रहने वाला है, तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस पर जरूर बताइएगा। ठीक है, केवल अगर एयरक्राफ्ट मिल जाता तो आतंकी साजिश नाकाम हो जाती। ठीक है, मतलब ये वही वाली बात है कि अगर मैं सड़क पर ना निकला होता तो एक्सीडेंट से बच जाता। इस गलती के लिए एक्शन लेना था, आपने ना सिर्फ इस बात को दबाया बल्कि अपनी छवि बचाने लग गए। हाँ, अगर ऐसा है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज लिया गया तो कांग्रेस को भी यह हक है कि वो इस मामले को उतना ही उछाले। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें लगता है कि बीजेपी ने इसका फायदा लिया तो ये इनका भी हक है। भाई साहब, अब 1100 रुपए आ रहे हैं उत्तम जी बनर्जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बर्थडे गिफ्ट भेज दिया आपने। हाँ जी, तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप में से जितने भी साथी मुझे इस समय सुन रहे हैं ना, बीजेपी ने अगर पुलवामा के बदले एयर स्ट्राइक करके पॉलिटिकल माइलेज लिया तो इस मुद्दे को उछालकर कांग्रेस को भी चाहिए कि वो आने वाले चुनावों में इसका पॉलिटिकल माइलेज ले, क्योंकि अब उनके पास भी एक मुद्दा है और इस मुद्दे के बाद में जनता तक वो जाएं कि देखिए केंद्र सरकार ने ऐसे गलत किया था, तभी तो सब बात बराबरी की होगी ना। तो उन्हें भी जाना चाहिए। अंत में आप लोग स्पेक्टेटर बनकर बैठे हुए हैं, आप लोग हर चीज के ऊपर एनालिसिस करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप बढ़िया से इसका एनालिसिस करिए और अपनी जो राय है वो बताइएगा। शशि थरूर जी के द्वारा भी जो कमेंट्स इस पर आए हैं, भर भर करके कमेंट्स आए हैं कि साहब उस पूरी घटना में होने पर जिम्मेदार कौन था, क्या था। तो अब एक अच्छा मुद्दा है वर्तमान में विपक्ष के पास। विपक्ष को चाहिए कि अब वो इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाए कि सत्यपाल मलिक जी ने ऐसा कहा है, और सत्ता पक्ष को चाहिए कि वो अपनी तरफ से वो बातें रखे जो कि सत्यपाल मलिक जी के कहे अनुसार सही हैं अथवा गलत हैं। जनता आप और हम हैं, बैठकर हम लोग निर्णय ले ही लेंगे। ठीक है ना, चलिए। ये इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री yes, and I told it to the Prime Minister same evening. ठीक है, उसके बाद रवीश कुमार जी जो हैं वो भी जाकर के इंटरव्यू लेने गए हैं और रवीश कुमार जी ने तो बिल्कुल इस तरह से इसका इंटरव्यू लिया है कि भाई अगर मैंने इंटरव्यू नहीं लिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ नहीं चली है, मैंने अगर नहीं लिया तो आने वाला जमाना ये कहेगा कि
मैंने कुछ गलत किया था, इसलिए रवीश कुमार जी ने भी इनका इंटरव्यू लिया है, आप उन्हें भी सुन सकते हैं, आजकल वो भी यूट्यूबर हो गए हैं, ठीक है ना। संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी से, उन्होंने भी इस बात को पूरी तरह से निकाला है, कहा है कि भ्रष्टाचार में ये लिप्त हैं। देखिए, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ना, जितनी भी, चाहे कांग्रेस कर रही हो, चाहे बीजेपी कर रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी कर रही हो, चाहे राजनेता कर रहे हो, सबको आपसे समर्थन चाहिए, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी से नहीं, जनता से समर्थन चाहिए। जनता इन सब बातों में एंड में जज करेगी, और जज करने के बाद में परिणाम इलेक्शन के आएंगे, उस समय आप अपने अपने परिणाम रिजल्ट्स में दे आइएगा। सुनते रहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जमाना है, सबके पक्ष सुनिए, बढ़िया से सुनिए। मैंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए, रवीश कुमार जी का इंटरव्यू भी आ गया, उनका भी यूट्यूब चैनल है, बढ़िया से जा सकते हैं आप। दूसरा, कांग्रेस का भी पक्ष आ चुका है, उन्हें भी सुने। सत्यपाल मलिक जी का द वायर पर है, वो भी सुने, और उसके बाद में फिर आप लोग सरकार का भी पक्ष सुने। सबके पक्षों को सुन के बढ़िया से 2024 आ रहे हैं, आप उनका यूज करें, ठीक है साहब। सारा विपक्ष एक साथ लामबंद होकर के उन्हें आनंद आ गया है, इनके क्वेश्चंस के साथ में उनको बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। तो आप लोगों ने अभी तक कुकू FM डाउनलोड कर लिया होगा, और अपना सब्सक्रिप्शन जारी रखने के लिए पहले महीने में यूज माई कूपन कोड अंकित 50, इसके यूज से आपको 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पहले महीने में 49 रुपीज का प्राप्त होता है।